साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है आज की वीडियो में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो भी पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 2022 से लेकर के 2012 तक के प्रारंभिक परीक्षाएं जो हुई हैं यूपी पीसीएस की, उनके विज्ञान के प्रश्नों को और इसके अतिरिक्त 2017 से लेकर के 2012 तक जब पुराना पैटर्न था मेंस का, तो उसमें जो जीएस के पेपर में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो के तहत देखेंगे। क्योंकि आप जब पेपर उठा के देखेंगे, जो प्री का पेपर होता है, उसमें आपके 15 से 20 प्रश्न जो हैं वो साइंस के पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए यदि आप पुराने पेपर को रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसी के तहत हम लोग साइंस के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो देखिए, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होना इसका सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता था, धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला है, तो ये करंट के क्वेश्चन छोड़ देंगे, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो क्या करता है। तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ए ऑप्शन। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो देखिए, इन चारों में से जो हरा है वो मध्य में दिखाई पड़ता है। 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। चौथे नंबर पे हरा आएगा। आगे देखते हैं, 2 सूचियां इन्हें सुमेलित करना है। एनीमोमीटर वायु वेग के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु वेग के लिए। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को नापने के लिए। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए। और हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता के लिए। तो इस प्रकार से आपका 3, 1, 2, 4, तो यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ फिर से देख लीजिए, एनीमोमीटर वायु वेग के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो चांदी है। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड का। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर में करते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं। तो पारा और जस्ते के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब पारा किसी धातु के साथ मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। आगे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ऑडियोग्राम है वो उससे कान का चेकअप होता है। ईसीजी हृदय के लिए, ईईजी मस्तिष्क के लिए और मेमोग्राफ वक्ष के लिए। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका। एचडीएल का। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन का स्तर कम करता है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का क्या कार्य होता है। तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। क्या करते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो देखिए, श्वसन है, जैविक पदार्थों का क्षय है, ज्वालामुखी क्रिया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो ये क्या करता है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगा। परंतु प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, भोजन बनाने और कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण।
जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो डीएनए की संरचना के खोज से। इन्हें 1953 में डीएनए की संरचना की खोज इन्होंने की थी और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। जैसे दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? तो गोल्डन राइस जो है परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो जैव पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम करता है, जबकि जल का जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य जो है वो जाइलम करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, परंतु हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नोस्का पिन किससे प्राप्त होती है? तो ये पोस्ता या पॉपी से प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर के शीघ्र जमने में उष्मा, थ्राम्बिन, एड्रेनलिन, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के से सहायता मिलती है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का इस्तेमाल मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा? तो इसके लिए फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में सेलुलोज जो है सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। आगे चलते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक सेकेंड, साइंस के। यहाँ पे एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? यहाँ पर उत्तर बताया गया घटेगी, परंतु मेरे हिसाब से इसकी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, मतलब अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, इसीलिए उसकी लाइट डिम है। देखिए, अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। आगे चलते हैं। जेट हवाई यान नीचे के स्टेटोस्फीयर में बड़ी सरलता, जो समताप मंडल होता है, बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो देखिए, पहला, नीचे के स्टेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, जो समताप मंडल होता है। सही है। नीचे के स्टेटोस्फीयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती। ये दोनों ही इसके रीजन है, तो सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की सबसे कम होती है। आगे चलते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टीवी सेट को चलाने के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का भी प्रयोग करते हैं। यदि अवरक्त विकिरण दिया होता तो हम अवरक्त इंफ्रारेड को मान लेते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। फिर से पढ़िए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब जब आपको गाड़ी पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी तो उसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो निष्कर्ष क्या है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है।
तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल की वजह से करता है। जो अभिकेंद्री बल होता है, उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तरंगे इस्तेमाल करते हैं दूर संचार के लिए। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? पराश्रव्य तरंगों का। किसका इस्तेमाल करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्न तोदर बनाई जाती है और निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। कारण शीर्ष भाग या टॉप पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। तो इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। देखिए इसको व्याख्या थोड़ा पढ़ लीजिए आप। एक हवाई जहाज में पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह नतोदर बनाई जाती है, इसलिए कथन जो है सत्य है। कारण की बात करें, वायुयान के पंख की अनुप्रस्थ काट के आकार की संरचना इस प्रकार होती है कि पंख के ऊपर की हवा की गति इसके नीचे की हवा की गति से अधिक होती है। पंख के ऊपर की हवा की गति जो होती है इसके नीचे की हवा की गति से अधिक होती है। इस प्रकार पंख के ऊपर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस कारण विमान ऊपरी बल द्वारा ऊपर की ओर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने के का माध्यम वहां नहीं होता। कोई माध्यम नहीं होता, बिना माध्यम के ध्वनि प्रवाहित नहीं होती है। आगे चलते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा, मतलब काल्पनिक आभासी और बड़ा होता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम पराशरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व का प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए फ्रेयान क्या है? फ्रेयान आपका प्रशीतक है। तो 2 टेट्राएथिल लेड ये एंटीनॉक है, अपश फोटरोधी है। तो 1 एटीनॉक कारक है। तीसरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये आपका क्या है? कीटनाशी, इसलिए 4 से मिलाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है? अग्निशामक है, 3 से मिलाएंगे तो 2143 डी ऑप्शन। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, फ्रेयान प्रशीतक है, टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक एजेंट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, इसके मुख्य अवयव क्या है? ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस से। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, 1977 में। आगे बात करते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर, जो किडनी होती है उस पर पड़ता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसके मापन में? देखिए फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। ध्यान रखिएगा, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रेडिएटर का। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल के द्वारा और जेएल बियर्ड ने
टेलीविज़न और कार्ल वेंज ने पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया था। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम एन शाह की। किसकी है? एम एन शाह की एक महत्वपूर्ण देन है। आगे बात करते हैं। यहाँ ध्यान रखिए सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन समेत रमन प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए, तथा जे सी बोस बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, क्रिस्पोग्राफ के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। जल, पारा, बेंजीन चमड़े में से। मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। कुल आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो तरंग दैर्ध्य से, जो वेवलेंथ होती है उससे निर्धारित होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का करते हैं, परंतु कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉलीएमाइड का। इसका ब्रांड नाम केवलर है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है, क्या है? सेलुलोज। यह एक पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज जो है एक पॉलीसेक्राइड है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के। आगे चलते हैं। ये देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। ढलवा लोहे या पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से लेकर 4.5% तक, जबकि पिटवा लोहे में ये 0.04 से 0.08%, स्टील में 1.5, मिश्र धातु में 0.1 से 0.1% तक होती है। तो सबसे कम किस में होती है? पिटवा लोहे में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पारा जो है आपकी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में होता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम का। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी होता है। नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से, हार्ट अटैक से। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का इस्तेमाल होता है? मस्तिष्क का क्रियाविधि के लिए ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु हृदयाघात से, हार्ट अटैक से। ठीक है, तो ये जो है हृदयाघात और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन से बचाने के लिए दिया जाता है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो तंबाकू युक्त गुटखा खाना। तंबाकू युक्त गुटखा खाना। अगला है आपका संरक्षा संस्था क्या है? यह जो है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है। कहाँ की? बेंगलुरु की। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिरंध्रता हेतु। अस्थिरंध्रता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस रोग के लिए। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी। तो इस रोग में क्या होता है? हड्डियों की जो बीएमडी होती है वो कम हो जाती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? केवल पोटेशियम के। ध्यान रखिएगा इन चारों में पोटेशियम का। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। इबोला क्या है? एक प्राणघातक विषाणु है जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका था एक समय 2014 करीब में। आगे चलते हैं। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोग की पहचान की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोप के द्वारा। कार्डियोग्राफ जो है ये हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी वस्तु की कोणीय से झुकाव को मापा जाता है और केस्टोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। CUT कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है? इससे रक्तस्राव ज़्यादा होता है। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है।
मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये नाम याद रखिएगा। मानव शरीर के भार के अनुसार 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं, इसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। आपका टेरेटोलॉजी ये शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जो है ये जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है आपका, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है कितनी? 7 होती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। 277, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। तो 273 केल्विन में लेंगे, 273 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 277 केल्विन आ जाएगा। आगे बात करते हैं कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40। आगे बात करते हैं, अगला है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा, इसीलिए एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। आगे बात करते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, मुंबई के ट्रॉम्बे में। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, ये अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी है। और किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्राफीन जो है ये सर्वाधिक मजबूत है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अन्य ऑक्साइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। तो जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी पर चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की पर चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में होता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए ऊन, चमड़ा, रेशम ये है, परंतु नायलॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये निश्चेतक का कार्य करता है। ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोराइड ये विस्फोटक हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है? तो ग्राफीन, ये कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल जो होता है एस्कार्बिक अम्ल नींबू में, माल्टोस माल्ट में, एसिटिक अम्ल जो है दही में नहीं, एसिटिक अम्ल आपका सिरके में होता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल लाल चींटी के काटने पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी का एडीपी में परिवर्तन। एटीपी एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे बात करते हैं, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला का एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल जो है ये अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ये प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं। मानव शरीर का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर होता है, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं साइंस के प्रश्नों पर। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है, एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
और इसके लिए इन्हें जो है 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम को। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में करते हैं? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर हिंदी में उत्तापमापी कहा जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जेवी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का। कांसा जो है तांबे और मिश्र का, कांसा मतलब ब्रोंज, तांबे 88% तांबा और 12% टिन की मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है ये आपका स्वतंत्र अवस्था में, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पायरिन अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में, फ्रेयॉन जो है प्रशीतक के रूप में, फ्लोरीन युक्त बहुलक के लिए नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपर रूप होता है। आगे बात करते हैं वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का इस्तेमाल करते हैं, निकेल का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है सोडियम क्रोमेट द्वारा? तो लाल रंग। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ किसके द्वारा? हैनिंग के द्वारा। आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंसक विस्फोटक रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, इसी का संक्षिप्त रूप है आरडीएक्स। इसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अध्यय में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो आपका श्वेत फास्फोरस, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो आपका कार्बन। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो प्राकृतिक गैस है ये आपकी एक जीवाश्म ईंधन है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? तो पित्त अम्ल और लाइपेसेज की उपस्थिति में होता है। देखिए, हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वशीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। जबकि पेप्सिन जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है इसमें? तो कोबाल्ट होती है विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? जो कवक से होता है, फंगस से, तो आपका गंजापन फंगस से होता है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? नाइट्रोजन की कमी रहती है। और कीट भक्षी पौधों के उदाहरणों में आपका नेफेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो अवरक्त किरणें, देखिए उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें जो होती हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है किस प्रकार की? डीऑक्सीराइबोज होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। आगे बात करते हैं अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो मार्फिन जो है ये अफीम का मुख्य अवयव है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया सितंबर 2015 में। दिसंबर लीगो डिटेक्टरों द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वीय तरंगों को सर्वप्रथम 14 सितंबर 2015 को रिकॉर्ड किया गया। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पर। ध्वनि का वह लक्षण जिस कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारत्व कहलाता है। ध्वनि का यह तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है क्या? ध्वनिग्राम। ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनिग्राम कहलाती है। आगे बात करते हैं मोतियाबिंदु द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इससे देखिए
इनमें से कोई नहीं, ना ही परितारिका, स्वच्छमंडल, ना ही दृष्टिपटल। देखिए, आँख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई पड़ता है, हरी घास का, क्योंकि क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है और सारे रंगों को मतलब अवशोषित कर लेती है और बाकी हरे रंग को परावर्तित करती है। जिस कलर को परावर्तित करती है वही हमें कलर दिखाई पड़ेगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये हाइड्रोजन, एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होगा। ये किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो गुरुत्व बल पर, दूसरा पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल पर। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। आगे बात करते हैं। एक गर्म पिंड 90 डिग्री से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लगता है। वहीं 75 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो देखिए, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित पदार्थ की समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर नियत रहती है। यदि 90 से 75 15 का डिफरेंस हुआ, फिर 75 से 60, यहाँ भी 15 का डिफरेंस है। तो देखिए, किसी निश्चित पदार्थ की समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर नियत रहती है, अतः 90 से 75 तक ठंडा होने में 25 सेकंड में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है, तो 75 से 60 डिग्री में 75 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो हो वो 25 सेकंड में ही कम होगा। तो यहाँ पे 25 सेकंड हो जाएगा। रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? तो आपका ब्रोमीन जो है द्रव रूप में पाया जाएगा, ब्रोमीन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को। सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होती है। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? देखिए, इसमें केवलार और लेक्सॉन, केवलार और लेक्सॉन का 1 और 3 सी ऑप्शन। तो केवलार तथा लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जो ग्लिप्टाल है, एक यह थर्मो सेंसिटिव प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एथिलीन की मदद से, 3 से मिलाइए। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, 4 से मिलाइए। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 1 से मिलाइए। क्वार्टज में सोडियम सिलिकेट होगा, 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्टज सोडियम सिलिकेट। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शेविन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, फुलेरिन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। तो ये डी वाला आपका सही नहीं है। देखिए, फ्लोरीन कार्बन का अणु है, फ्लोरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना के लिए होता है, जबकि जो फ्लोरीन है ये एक रासायनिक तत्व होता है। तो दोनों अलग हैं। आगे बात करते हैं। जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखें तो पित्ताशय में उपस्थित पाषाण या पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन जो है प्रभावित करता है। ये कृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण पित्ताशय करता है। ये कृत से उत्पन्न पित्त का जो भंडारण है वो पित्ताशय करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के सघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। पॉलीथीन है एक सामान्य मच्छर विकर्षक है। ठीक है, सामान्य मच्छर विकर्षक है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन से कौन सहायक होती है? तो विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड, ये सहायक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषध तो सीबाजोल जो है, सीबाजोल एक से आपका सल्फा औषधि है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? तो कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन होता है। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? तो गन्ना की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो जो कंगारू चूहा होता है, ये कंगारू चूहा। कथनों पर विचार कीजिए।
कथन है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, तो ये कथन सही है। दूसरा, विटामिन B12 जल में विलेय है, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E, K तथा विटामिन B12 का संचय होता है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन V तथा विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बात करते हैं सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो आपका तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो आपका ट्रिटिकल मानव निर्मित अनाज है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करा करके तैयार किया है। अधोलिखित में से कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? तो इसमें देखिए आपका नियासिन विटामिन है, परंतु थायरॉक्सिन जो है ये विटामिन नहीं है। रिबोफ्लेविन, पिरिडॉक्सिन ये सभी हैं। देखिए विटामिन B2, विटामिन B3 तथा विटामिन B6। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन तथा विटामिन B6 का पायरोक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। निम्नलिखित जानवरों में से निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो कुत्ता, वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतकों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? इसके तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ से निर्धारित होता है। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्तियाँ होती हैं 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनियाँ होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, और जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की होती हैं ये श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं जिसको हम मनुष्य लोग सुन सकते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की वजह से जल ठंडा रहता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? इसके द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ ये फार्मूला आप याद रखिएगा, सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है T = 2π√L/g, जहाँ L लोलक की लंबाई होती है और G आपका ग्रेविटी है। तो यहाँ पर यदि लोलक की लंबाई क्या होगी? यदि लंबाई आपकी बढ़ेगी, लोलक की लंबाई यहाँ पे L ज़्यादा होगा तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है कि घड़ी सुस्त हो जाएगी। और ठंडियों में L की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो T की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब आवर्तकाल तेज हो जाएगा। मतलब आवर्तकाल कम होगा तो घड़ी की जो चलने की दर है वो तेज हो जाएगी लोलक की। आगे चलते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन जो है घटता है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटता है। देखिए, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मित, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। आगे बात करते हैं। अगला है आपका डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था 1953 में। पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है विटामिन का आविष्कार 1911-12 में किया था। पोलिश वैज्ञानिक रहे हैं ये। आगे बात करते हैं। दूध का धवल रंग जो सफेद रंग होता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए, प्लेग जो है आपका, प्लेग जीवाणु की वजह से होता है तो 4 से मिलाइए। एड्स जो है वायरस की वजह से होता है तो विषाणु अर्थात 3 से मिला दीजिए। वहीं गंजापन जो है ये कवक फंगस की वजह से होता है तो 2 से मिलाइए।
मलेरिया प्रोटोजोआ से, तो 1 से मिला दीजिए, तो 4321, 4321 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं एमआरआई निम्न में से क्या है, तो एमआरआई जो है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है, तो इसको जो है रिंडर पेस्ट के लिए चिन्हित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर वाला पोर्शन है, देखिए एक सेकेंड, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र नहीं है, ना ही पृथ्वी सतह से वायु है। पृथ्वी जो है ये सतह से सतह है, इसको यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, एक मिनट। देखिए जो नाग है ये आपका प्रतिटैंक प्रक्षेपास्त्र, ये सही है आपका। नाग, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है। वहीं त्रिशूल जो है, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली है। त्रिशूल जो है यहाँ पर आप देखिए, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली है और पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। और पिनाका एक बहुबैरल रॉकेट लॉन्चर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिम का पूरा स्वरूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं, साइंस के प्रश्नों को देखते हैं, एक सेकेंड। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जैसे दांत हो गया, गले के जांच या कान की जांच, इसके लिए जो है जो चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का या कई बार रेडियो तरंगे जो होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में, प्रशीतन जो होता है वो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्यों, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होगी वो तंत्रिका कोशिकाओं को अक्षम बना सकती है और व्यक्ति बहरेपन का शिकार हो सकता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है इसको शुद्ध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो देखिए टाइगर मच्छरों के द्वारा पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, परंतु जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ये इसकी वजह से नहीं होता है। देखिए इंडीज एल्बो पिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं, इससे पीत ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया, सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है, ठीक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है, देखिए दो हैं, सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस ये इसकी वजह से होता है, परंतु जो आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग है इसका कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है और इस कुल के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर ही जापानी एन्सेफेलाइटिस फैलाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता का कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मैरास्मस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैरास्मस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से लगभग 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आदि अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, नहीं, ये सही नहीं है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे साइंस के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ से। अगला है,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। होमी भाभा पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा में योगदान के लिए। ध्वनि तरंगे नहीं बदल सकती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं किसमें? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो देखिए, जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका विस्फोटक नहीं है। जबकि ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन, ये सभी विस्फोटक हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लीप एपिनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो जो आपका कार्डियोलॉजी विभाग होता है, कार्डियोलॉजी, अस्पताल के हृदय रोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होगी। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं, कैथ लैब का। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है या विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। देखिए, प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षत के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इसकी व्याख्या पढ़िए। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये इसमें से कोई उत्तर नहीं है इसका। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आयोग ने जो पहले शुरुआत में इसका उत्तर माना था एस्ट्रोजन माना था, परंतु बाद में संशोधित आंसर की में इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। ठीक है, देखिए, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित होता रहता है हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवीर ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियोन पुरुष हार्मोन का स्त्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजनोवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफी कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी व्याख्या है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों जो है बंद होती है और दूसरे वजहों से एस्ट्रोजन बनता रहता है। आगे चलते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग की मिलाई जाती वह होती है कहाँ की? तो ये ना पाँव से ली गई सिरा होती है, ना अगर हस्त से ली गई धमनी होती है, ना सीने या छाती वछासन से ली गई धमनी, इनमें से कोई भी ली जा सकती है। देखिए, एक सेकंड व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्तपात बाईपास बना दिया। यही होती है बाईपास सर्जरी। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडिनल धमनी या पैर से शेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी में जोड़ी जाती है। तो मतलब ये कहीं से भी ले सकते हैं, पाँव से, हाथ से, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली जा सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? तो देखिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके उपचार द्वारा घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, कशेरुकी जोड़ों का। तो देखिए व्याख्या क्या है कि हड्डियों के जोड़ में
हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने एवं लचीले उत्तक की परत चढ़ी होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है, जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि के कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात ऑस्ट्रोथ्रिस्ट कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन जॉइंट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे जॉइंट रीसर्फेसिंग या बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में किसी एक का भी चयन किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो चारों का किया जा सकता है। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो 4 से मिला दीजिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में तांबा होता है, तो क्या हो जाएगा 2413 ए ऑप्शन। यहाँ फिर से देख लीजिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में तांबा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। इनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनके द्वारा जो सीमा दी गई उसे ही, मतलब ब्लैक होल के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। और इन्हें 1983 में 1983 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको याद रखिए, कई बार याद कर लीजिए। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण, चूंकि हमें पीछे का बहुत बड़े एरिया को आपको कम में देखना होता, तो वहाँ पर आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जब भी बहुत बड़े एरिया को कम क्षेत्र में देखना हो तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? तो महत्वपूर्ण है। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 का भौतिक विज्ञान का जो नोबेल है वो इन्हें इसी के लिए दिया गया था। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए, प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है, वायुदाब बढ़ता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966, कई बार साल वर्ष पूछता तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1966 से हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, और भारत में स्वामीनाथन जी को जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो यह है आपका सिलिकॉन। ये एक अर्धचालक होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊन क्या है? एक प्रोटीन है। रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च है? नहीं, रेयॉन जो है ये पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। ठीक है, ये एक तंतु फाइबर है, तो ये आपका सही नहीं है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का इस्तेमाल कार की बैटरी में किया जाता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। आगे बात करते हैं CNG क्या है? तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण के लिए किया जाता है? तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन
को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये जो PTFE है, टेफ्लॉन है, एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यह एक बहुलक होता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स जो है ये कीटों के द्वारा, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं किसको? सल्फेनिक अम्ल को। सल्फेनिक अम्ल को ये निकालते हैं इस वजह से। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग। तो देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है 4, और फोलिक अम्ल की कमी से रक्त की कमी होती है आपका 3, विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है तो 1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो 2 से मिला दीजिए तो 4, 3, 1, 2 ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ फिर से देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, फोलिक अम्ल की कमी से रक्तलापता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तो आवश्यक है परंतु आयोडीन नहीं। ठीक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। आगे बात करते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। देखिए, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतु में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल तथा आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गास्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। आगे बात करते हैं, तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। फिर भी अग्नि 5 मिसाइल के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक की, ये भी सही है। यह दुश्मनों के राडार की पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः स्वदेशी है, DRDO द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। WW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की इस प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली रहे हैं। आगे चलते हैं, साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करते हैं। एक है पायरोनोमीटर, दोनों नाम याद रखिएगा, पायरोनोमीटर और पाइर हीलियोमीटर। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा? तो आप ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को याद कर लीजिए, C = F-32 × 5/9। C = F-32 × 5/9। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में रखा हुआ तो 98, यहाँ पे F की जगह पे 98 आप रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 36.89। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, C = F-32 × 5 ब्रैकेट के बाहर 5/9। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। पानी कैलोरी मुक्त आहार होता था, एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला होता है। नैनो प्लग संबंधित हैं किससे? तो ये एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित हैं। नैनो प्लग हियरिंग ऐड होते हैं ये। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि दांत हो गया, आपके कान को देखना हुआ, ठीक है, मुंह के अंदर के और किसी चीज़ को देखना हो तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब आपको गाड़ी के पीछे की चीज़ों को देखना होता है तो क्या करते हैं? आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं,
और यहाँ ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण को नतोदर्शी से भी कहते हैं, कॉन्केव दर्पण भी कहते हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा आप। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष इसका हिंदी में होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नज़दीक स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से, मतलब नज़दीक की वस्तु आपको साफ दिखाई पड़ती है, मतलब दूर की वस्तु आपको साफ नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की धुंधली दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूर दृष्टि को सही करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2H2O। कांसा, जो कांसा होता है मिश्रित धातु है, एलॉय है, किसका, तो तांबा और टिन का। कांस्य पदक होता है ना, ब्रोंज, तो वही है, ये तांबा और टिन का होता है। इसमें 88% तांबा होता है और 12% टिन होता है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो आपकी स्पर्म व्हेल जो है ये विशालतम है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों दोनों पैरों का। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों में दोनों पैरों के पक्षाघात से। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। जब पैराप्लेजिया कहेगा तो क्या होगा, नीचे के हिस्से में, मतलब दोनों पैरों में पक्षाघात होगा। जब टेट्राप्लेजिया तो दोनों हाथों दोनों पैरों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है किसका, एमाइलेज का, एमाइलोज का। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। शरीर के अंदर लोहे की कमी या आयरन कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो ये रक्तहीनता, एनीमिया जिसे कहते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है, CaC2O4। ये गुर्दे की पथरी का एक मुख्य घटक है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पेंडेमिक कहेंगे। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में होता है तो एंडेमिक होता है वो। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार को पेंडेमिक कहते हैं। निम्न में से कौन सा जलजनित रोग है, तो आपका देखिए हैजा जो है ये जलजनित रोग है, जल की गंदगी से होने वाला रोग है। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के माध्यम से होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्लास्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा तना है, तो देखिए गन्ना, आलू, अदरक। गन्ना हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, ये तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना होता है। तो अदरक आपका क्या है, तना है। गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम है, ये क्या है, ये जड़ है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है, मरकरी से, ठीक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। कुनैन सिनकोना पादप कुनैन जो है सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो छाल में पाई जाती है, छाल में। कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि होती है। लौंग क्या है, लौंग सूखे हुए फूल हैं, क्या है, सूखे हुए फूल हैं। लौंग यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें देखिए आपका साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। सामान्यतः 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं,
एबिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन। ध्यान रखिएगा इन पांचों के, एबिसिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए? जल वाहन के लिए। आहार वाहन के लिए फाइलम जिम्मेदार होता है। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? ये ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इसका साधारण तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। अब आगे के साइंस को प्रश्नों को देखें। यहाँ पर निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर। तो देखिए, जो विकिरण तापमापी होता है, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का वाला उपकरण होता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। अगला है वायु शक्ति। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में, तो देखिए गतिज ऊर्जा जो है, विंड जो पावर होता है, इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था किसके लिए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भारी पानी, जो हैवी वाटर होता है, D2O, ये आपका D2O होता है। ठीक है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक या शीतलक दोनों रूपों में किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं क्या? तो ये सौर सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो ये एड्रोहेड्रल फ्लोरीन है। इसको प्रयोगशाला में बनाया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बीटी कल्चर का संबंध जो है अंगूर की खेती 4 से। बेजी कल्चर का संबंध वृक्षों की कृषि से है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। और ओलरी कल्चर का संबंध आपका सब्जी खेती से। बीटी कल्चर अंगूर खेती, बेजी कल्चर आपका वृक्षों की कृषि और पीसी कल्चर मछली पालन। तो यहाँ 2 है ना, तो 4 3 2 1। यहाँ फिर से देखिए, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, बेजी कल्चर वृक्षों की खेती, पीसी कल्चर मछली पालन, ओलरी कल्चर सब्जी खेती। अगला है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, प्रोटीन है, सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, यह कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता, तो तीसरा गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो 1 2 4 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का देखिए, जो प्रतिरक्षा देने का कार्य होता है वो श्वेत रक्त कणिकाओं का होता है, WBC का होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो जो गेहूं अंकुर का तेल है, ये आपका विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन ई जो होती है, देखिए विटामिन बी और सी ही केवल जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ई भी आपका वसा में घुलनशील होगा, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किसमें? तो चाय और कॉफी दोनों में होता है। कैफीन जो होता है चाय और कॉफी दोनों में होता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाभ एक्सेंथाइन क्षारक होता है, एल्कलाइड होता है, जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? तो गिबन जो है ये लघुत्तम कपि है। गिबन हीन कप की श्रेणी में आते हैं। छोटे आकार के कप होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला और
गुटान बड़े आकार के कप होते हैं तथा ये महाकप की श्रेणी में आते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निर्माण किससे होता है? सिनकोना की छाल से होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमिलित नहीं है? थाइमिन आपका बेरी विटामिन B2 होता है। स्कर्विक अम्ल विटामिन C स्कर्विक। विटामिन ए वर्णांता ये आपका सही नहीं है। विटामिन के रक्त का जमना ये सही है। देखिए वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग वर्णांता जो है वो रतौंधी होती है। विटामिन E की वजह से रतौंधी होती है, कलर ब्लाइंडनेस अलग होता है। वर्णांता जो है एक एक्स लिंग संलग्न वंशानुगत रोग होता है। इसमें लाल हरा अंधापन, इसे लाल हरा अंधापन कहते हैं क्योंकि लाल और हरे में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी? तो इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। किससे? बुलिमिया से पीड़ित होता है। बुलिमिया नरबोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन में वृद्धि से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए मल त्याग आदि करता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं कि उसे कितना भोजन करना है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? वो किसी को भी दे सकता है। तो ओ समूह भी O- जो होता है, जबकि AB जो है वो किसी से भी ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, क्लोरामीन का, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए मेडुला जो होता है पश्च मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग है जो हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारक क्या है? कैप्सेसाइसिन की उपस्थिति। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? देखिए किसी में भी सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध है, अंडा है, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है, ऐसा माना जाता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो दूध हो गया आपका, अंडा हो गया। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों में दिए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो है हमने शुरू में कहा कि किसी में नहीं पाए जाते वो गलत है। तो आपका दूध, अंडा, सोयाबीन इन तीनों में पाया जाएगा, चावल में केवल नहीं पाया जाएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ ये विकल्प याद रखिएगा, दूध, अंडा, सोयाबीन इनमें अमीनो अम्ल सभी अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, केवल चावल में नहीं पाया जाएगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है? तो इसके लिए आपका फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस 32 का इस्तेमाल ल्यूकेमिया जो रक्त कैंसर होता है इसके इस्तेमाल में करते हैं। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो इजराइल के सहयोग से। आगे चलते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितनी? देखिए एक बल्ब के जलने से हुई कुल विद्युत खपत कितना है? इक्वल किलोवाट घंटा। तो देखिए वाट इंटू घंटा अपॉन 1000, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितने वाट की बल्ब है? देखिए 100 वाट की बल्ब है और कितने घंटा चलाया जा रहा है? 20 घंटे। तो 100 गुणे 20 बटा के 1000 कर दिए तो ये बचेगा 2 यूनिट। तो एक बल्ब को जलने में 2 यूनिट खर्च हो रहा है, एक बल्ब को जलने में 2 यूनिट का खर्च हो रहा है।
तो 5 बल्ब को जलने में तो 10 यूनिट का खर्च होगा, तो यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा उत्तर। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन मार देंगे। बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, किलोवाट घंटा, या इसको जब वाट घंटा में बदलेंगे तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को याद रख के आप सॉल्व कर लेंगे। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो इसका आयतन नहीं बदलेगा। देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी, तो इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही माना गया। चूंकि संशोधित उत्तर पत्र में जो है ए माना गया है, तो यदि फिर से ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल फिर से रिपीट होता है, तो आप भी ए ऑप्शन ही मारिएगा, क्योंकि आयोग अपना ही उत्तर मानेगा, ठीक है। तो आप भी द्रव्यमान ही लगाइएगा। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अपचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करते हैं, ठीक है। जो स्टेप अप होते हैं वो वोल्टेज को बढ़ाने के काम करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। सभी के सभी ये हैं 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, ऊन है, रेशम है, चमड़ा, सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला है CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन होता है, और क्योंकि कार्बनिक रसायन क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये इथाइल मरकैप्टन का, तो ध्यान रखिए इथाइल मरकैप्टन। और एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरण में, जेब्रा में, घोड़ा में पाया जाता है, पर गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाए जाते हैं। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। फ्रैक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हार्मोन और उनके कार्य। इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है। और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं, गैस्ट्रिन जो होता है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रावण को उद्दीप्त करता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। सही है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। ये भी कथन सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही, परंतु डायस्टेस की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं हो रही है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो जो मस्तिष्क है, त्वचा, देखिए सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, पेन रिसेप्टर का अभाव होता है। तो त्वचा में, हृदय में, नेत्र में होगा। यदि मस्तिष्क में आप घुसाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है।
शरीर में आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन कमी से घेघा रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल? तो जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, ये इसमें विद्यमान रहता है। यह अम्ल नियामक और खाद्य, यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो जो चींटी होता है, चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है, जो पथरी होती है, वो किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। ठीक है। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। आप ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि रंजकहीनता, वर्णांता, हीमोफीलिया ये सभी अनुवांशिक रोग हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक होता है, सही है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक होता है, सही है। विटामिन डी बंधता रोधी कारक होता है, नहीं, बंधता रोधी कारक ही नहीं, बंधता रोधी कारक विटामिन ई है, विटामिन ई है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। इसके अतिरिक्त विटामिन के प्रति रक्त स्त्रावी कारक, मतलब जो खून बहता है उसको रोकने का काम विटामिन के का है। अगला है, दो सूचियां हैं, उत्पाद और उनके स्रोत क्या हैं? तो देखिए, अफीम, अफीम का फल होता है। ठीक है। 3, हींग, हींग जो होती है क्या होती है? जड़ होती है। 2 से मिलाइए। रबर जो है, रबर आपका तने से निकलता है। कुनैन छाल होती है। 1, तो 3, 2, 4, 1 यहाँ फिर से पढ़ लीजिए। अफीम फल होता है, इसका स्रोत। हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार इसी आविष्कार हेतु रॉन्टजेन को दिया गया था। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है। तो आप देखिए, ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न चुंबकीय विकिरणों का जो क्रम है वो क्या है? तो आप इस क्रम को जरूर याद रखिएगा। रेडियो तरंगों का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, तो उनकी एनर्जी सबसे कम होगी रेडियो वेव की। अब घटते क्रम में चलिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश से नीचे परावैंगनी है, परावैंगनी से नीचे एक्सरे है और एक्सरे से नीचे गामा है। तो यहाँ पे गामा दिया ही नहीं है चारों में, एक्स किरणें दिए गए हैं, तो एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ध्यान रखिए, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे आप रेडियो तरंग की तरफ से याद रखिए, चाहे गामा किरण की तरफ से। देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा किरण की। तो उससे अधिक एक्स किरण की। आप गामा किरण चलिए, गामा किरण, फिर एक्स किरण बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य में, फिर परावैंगनी विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त विकिरण, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा? तो ध्वनि का वेग इस्पात में, ठोस में अधिकतम होगा। आइंस्टाइन को निम्न से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए 1921 में। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आगे चलते हैं, ग्राफीन क्या होता है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। श्याम विवर या जिसे ब्लैक होल कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या है? सिमट गया तारा को ब्लैक होल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न से क्या घटित होगा? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होगी? त्रिज्या बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले को आवेशित किए जाने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आवेशित कणों को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित किए जाने पर उन्हें विद्युत स्थितिकी बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर भागेंगे और उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा, तरल जो है गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन और संवहनीय अभिकरण किसी प्रकार से नहीं होते, तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम में कैल्शियम होता है। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फर और कैल्शियम रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट होता है, कैल्शियम का, जिसमें जल के भी दो अणु उपस्थित होते हैं। ये CaSO4 इंटू 2H2O, जल के दो अणु। अगला है, पदार्थ और उनका उपयोग कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो होता है फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में, ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका फोटोग्राफी में है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम पराशरण पेयजल का, विद्युतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय का नहीं होता। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध का निर्जमीकरण या रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी, तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है ये शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण सोडियम क्लोराइड होता है, NaClO3। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, केवलार ये संश्लेषित रेशा है, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड ये रोडेंटनाशी है, जिंक फॉस्फाइड 4 से मिलाइए। नाइट्रोसेलुलोज ये विस्फोटक है 1, तो आपका 2341 बी ऑप्शन। फिर से देखिए, केवलार संश्लेषित रेशा है, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी है, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्रम याद रखिएगा आप। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका केवलार है, फिर इसके बाद फ्लोरीन है, फिर आपका ग्राफीन है, फिर सबसे लास्ट में खोजा गया है ब्लैक गोल्ड। आप यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, छोड़ दीजिए, बस आप यहाँ क्रम याद रखिएगा। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है आयोग, ठीक है, तो यहाँ आप क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले इसमें आपका केवलार है, फिर फ्लोरीन है, फिर ग्राफीन है, फिर ब्लैक गोल्ड है। तो केवलार सबसे पहले है और ब्लैक गोल्ड सबसे बाद में है। अगला है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो देखिए, कपास, केशबाल, आपका लूता रेशम, खुर, तो इसमें प्रोटीन कौन सा नहीं? कपास जो है, कपास प्रोटीन नहीं है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीज के चारों एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। ये सेलुलोज होता है, कपास क्या सेलुलोज होता है। जबकि अन्य जो है केश या बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, खुर, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो जो अग्नाशय होती है दोनों प्रकार की होती है। देखिए, बाह्यस्रावी या मुख्यतः पाचन में सहायक होते हैं, और जो अंतःस्रावी होते हैं ये मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति कारण होता है। किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति कारण, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन
पाए जाते हैं जो अपने प्रदाह नाशी, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, शेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधि गुणों में वृद्धि करते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है विटामिन और उसके प्रचुर स्रोतों में? विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत जो है धान की चोकर है, राइस ब्रैन। विटामिन B2 की कॉड यकृत तेल है, नहीं, विटामिन B2 की जो है कॉड यकृत तेल नहीं है। विटामिन E की गेहूं अंकुर तेल है। विटामिन K की अल्फा अल्फा है। क्योंकि कॉड यकृत तेल या कॉड मछली की यकृत जो होती है, ये कॉड मछली की यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए और विटामिन डी होता है। तो कॉड यकृत तेल, ध्यान रखें, कॉड यकृत तेल विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। यह अंडे, हरी सब्जियां, फलियां, दूध इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, एक सेकंड। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही कथन है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, गलत कथन है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर द्वारा विटामिन A, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, E तथा K संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। मानव शरीर अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफॉन नामक अमीनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण कर सकता है। तो विटामिन B3 बन सकता है तथा साथ ही मानव शरीर विटामिन D का भी संश्लेषण कर सकता है। तो विटामिन B3 और D का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक संयुक्त रूप से लगभग 18 विटामिन, मुख्यतः 7 एवं लगभग 14 खनिज शामिल होते हैं तथा आहारी घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपका जो कारण दिया गया है वो गलत है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइमों के संदर्भ में, तो पहला, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, जो एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। देखिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। ठीक है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका? तो इसमें लौह आयरन का अभाव होता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, परंतु आयरन की कमी होती है इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त जो होता है ये सफेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। देखिए, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है, जबकि अनंतिम जो पहले जो उत्तर माना गया था वो बी ही माना गया था। ठीक है, तो अभी भी यदि आएगा तो आप तिलचट्टा ही मारिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये आपके दाल वाली जो जड़, दाल के जो फसलें होती हैं उनके साथ। तो ये क्या करते हैं? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो मृदा होता है, मृदा के माध्यम से पादप इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया, नाइट्रेट के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रिन विशिष्ट
रबड़ रबड़ है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं, रेयॉन विनिर्मित फाइबर है। विनिर्मित, रेयॉन जो है विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि वृक्ष तथा अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। आगे चलते हैं, अन्य प्रश्नों को देखते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटो शेल का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक है, जबकि नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए, नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। आगे देखते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती, सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, परंतु कारण नहीं, ये इसका कारण की मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा इनवर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। दो सूचियां दी गई, इन्हें सम्मिलित करना है, धातु और उसके गुणधर्म की। तो देखिए, सोडियम क्या है? ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। शीशा या लेड ऊष्मा का कुचालक है। तो 4213 यहाँ फिर से देख लीजिए। सोडियम चाकू को आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। शीशा या लेड ऊष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है। देखिए, लेक्सॉन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन ये आपके कृत्रिम पदार्थ हैं, परंतु फाइब्रोइन ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है। यह एक फाइब्रोइन जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं, सिल्क फाइबर्स के घटक हैं। दो सूचियां हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। नीला थोथा जो होता है ये कवकनाशी होता है। नीला थोथा कवकनाशी होता है। इयोसिन लाल स्याही में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। जिंक फॉस्फाइड कृदंकनाशी या रोडेंटनाशी होता है। तो 2314 सी ऑप्शन। ये कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है उसे नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन या मेघ बीजन, ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो आपका कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृतंकनाशी रोडेंट साइड के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये कथन सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही है। दो के दोनों कथन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह आयरन विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। आयरन इसका एक आवश्यक घटक होता है। समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं? शीयर कहलाता है। समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शीयर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से। ध्यान रखिएगा, अमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता था। पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है बेरी, क्योंकि इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है, इसलिए बेरी रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। आगे बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा
शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, जबकि सेरिबेलम शरीर की भंगिमा तथा संतुलन बनाए रखने से लेकर के खेलने, कूदने, नाचने आदि समस्त कौशल्यपूर्ण क्रियाओं का समन्वय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो होता है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग पौधों से प्राप्त किया जाता है, या जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह है अम्बेलीफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एशा फुटिडा, फेरुला रूबरी कॉलिश आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। मतलब जड़ से निकलता है, ध्यान रखिएगा, वृक्ष के जड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच जो है ये विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें शेरियम ऑक्साइड होता है और यह सूर्य की परावैंगनी विकिरणों को काटने में सक्षम होता है, और इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि धूप के चश्मा बनाने के लिए कौन से कह सकते हैं कांच का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रुक्स कांच का। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है। यह एक अदिश राशि है, सही है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है, तो केवल पहला कथन सही हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम है। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं मुख्यतः। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉनों पर। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका? क्लोरोफिल का है, डीएनए का है, आरएनए का है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टिकोण से यह कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है, परंतु यह इसका मुख्य अवयव नहीं है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण पानी निकलता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन दिए गए हैं। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। रेडियो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है, नहीं। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दूध का खट्टा होना ये नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। अमाशय के रक्त में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो सी वाला सही नहीं है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मिथमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, यदि ये पूछता है कि किसकी मतलब इसका प्रमुख कारण क्या है, तो नाइट्रेट हो जाता है। किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो वो आपका मीथेमोग्लोबिन हो जाएगा। मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथोमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता और यही ब्लू बेबी सिंड्रोम है। बॉटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ध्यान रखिएगा, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बॉटुलिज्म कहलाता है। यह खाद्य जनित बॉटुलिज्म एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बॉटुलिनम विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण से होता है। बॉटुलिज्म विषाक्तता के 7 प्रकार हैं जो ए से जी तक हैं। इनमें
जिनमें ए, बी, ई और एफ, ए, बी, ई और एफ मानव में बॉटुलिज्म का कारण बनते हैं। शेष 3 जो हैं आपके सी, डी और जी, वो स्तनधारियों एवं पक्षियों में बॉटुलिज्म का कारण बनते हैं। भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन जो है, देखिए लाइकेन और मांस दोनों जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक है। ध्यान रखिएगा, लाइकेन और मांस दोनों ही। परंतु आयोग ने लाइकेन को माना है। ठीक है। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल प्रजाति के हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। मांस भी लाइकेन की ही भांति होते हैं जो चट्टानों पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। साधारण वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मांस समाप्त या कम होने लगते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो चेइलोसिस। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 की कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी हैं। इसी की कमी से चेइलोसिस रोग होता है जिसमें होंठ फटने की समस्या उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए में मतलब संतरा में विटामिन ए होता है? नहीं। विटामिन सी होगा इसमें। विटामिन सी नींबू में, विटामिन डी कॉड मछली के तेल में आपका विटामिन डी भी होगा, ओमेगा फैट भी होगा और आपका विटामिन ए भी होता है। विटामिन B6 धान के चोकर में। तो संतरा पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू, ज्वार, फाइलेरियोसिस, मलेरिया ये मच्छर से होते हैं। परंतु निद्रा रोग जो है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, जो कि इसका कारण प्रोटोजोआ होता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो सहतूत परिवार जिसे मोरसी कहते हैं, तो मोरसी के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल कौन सा है? तो अल्वियोलाई। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एलिवियोली, आप उच्चारण खुद कर लीजिए अपने हिसाब से, एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? सामान्य रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है? बिल्कुल नहीं कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। तो कथन गलत है, कांड सही है, डी ऑप्शन। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइंस के आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।